नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 19 मई और 19 मई को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जो कि हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले चलते हैं हम अपने कल के प्रश्न की ओर। कल का अपना प्रश्न था DFRL द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब का नाम क्या रखा गया है। विकल्प दिए गए थे परख, दीक्षा, सबक या स्वास्थ्य। तो इसका सही उत्तर था 1 नंबर विकल्प परख। अब हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के प्रश्नों की वार्ता को। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा हेतु किस कार्यक्रम को चलाए जाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा। वो विकल्प हैं PM ई विद्या, मनोदर्पण, स्माइल या ई एजुकेशन। तो इसका सही उत्तर है PM ई विद्या। केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम को चलाए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत टेलीविज़न पर हर कक्षा के लिए एक अलग अलग चैनल चलाया जाएगा और जिसके माध्यम से ऑनलाइन ही छात्रों को पढ़ाए जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मनोदर्पण के नाम से भी एक पहल को प्रारंभ किया गया है, जो कि मनोवैज्ञानिक व सामाजिक समर्थन के लिए है। यानी कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के कारण छात्रों और अभिभावकों को जो भी साइकोलॉजिकल समस्याएं पैदा हुई हैं, जिनमें नकारात्मक मनोवृत्ति उत्पन्न हुई है, उन सब के लिए मनोदर्पण के नाम से एक पहल को प्रारंभ किया जा रहा है। अब हम चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, चावल निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी स्थापना की गई है। वो विकल्प दिए गए हैं REPF, RAPF, RCPF या RDPF। तो इसका सही उत्तर है REPF, यानी चावल निर्यात संवर्धन मंच। REPF इसकी स्थापना कृषि और खाद्य प्रसंस्करण व निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण यानी APDA के तत्वाधान से की गई है, ताकि चावलों के निर्यात में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या पैदा न हो। उसके बाद चलते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प दिए गए हैं 17 मई, 18 मई, 15 मई या 16 मई। यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 18 मई, यानी 2 नंबर विकल्प है 18 मई, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों मनाया जाता है यदि इसकी बात करें तो विश्व में परस्पर संस्कृतियों के आदान प्रदान हेतु और एक दूसरे की संस्कृतियों को प्रोत्साहित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा दिवस है जो भूत, भविष्य, वर्तमान, मूर्त, अमूर्त, प्राकृतिक, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
ICOM यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा इसे मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1946 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में हुई थी। उन्हें बोल रहा हूँ, ICOM के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, और स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में। उसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। किस राज्य में आत्मनिर्भर सहाय योजना प्रारंभ की गई है? विकल्प हैं गुजरात, राजस्थान, झारखंड या मणिपुर। सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प गुजरात। गुजरात में निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है, जिस पर केवल 2% वार्षिक ब्याज दर रहेगी और यह ऋण गारंटी मुक्त ऋण रहेगा, यानी इसके लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। यदि अपन गुजरात की बात करें तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। संपूर्ण भारत में गुजरात की पुलिस वह प्रथम पुलिस है जिसके पास ट्रेजर गन है। इसके अलावा सोलर रूफटॉप के रूप में भी वह प्रथम स्थान पे है, जबकि दूसरा है महाराष्ट्र। इसके अलावा यहाँ पर सुजलाम सुफलाम योजना को प्रारंभ किया गया था, जो कि नदी नालों की सफाई के लिए था और जिसके लिए सफाई का कार्य ग्रामीण स्तर पर ही किया जाएगा। यानी कि वर्तमान समय में जो योजना ग्रामीण स्तरों पर मनरेगा के नाम से प्रारंभ है के द्वारा इसकी सफाई की जाएगी, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और नदी नाले साफ भी हो जाएं। इसके अलावा गुजरात में ही ओमबारे आंगनबाड़ी योजना को भी प्रारंभ किया गया था, जो कि एक विशेष योजना थी जिसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों तक पहुंचना जरूरी था। उसके बाद है 5वां प्रश्न। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या रखा गया है? वो विकल्प है अम्फान, ताहिन, तितली या कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है अम्फान। वस्तुतः यह एक गंभीर तूफान बन चुका है। अब गंभीर तूफान क्या होता है? तो देखिए, गंभीर तूफान का मतलब होता है जिस तूफान में हवाओं की गति 89 घंटा प्रति किलोमीटर से 117 प्रति घंटा हो, यानी गति जो हो वो 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो, उसे कहते हैं हम गंभीर तूफान। अब तूफान को हवाओं की गति के आधार पे क्या क्या कहा जाता है, यदि अपन इसकी बात करें तो 31 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर की गति से यदि हवाएं चलें तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। 52 से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि हवा की चाल रहे तो उसे डीप डिप्रेशन कहते हैं। 63 से 117 तक हो तो उसे गंभीर चक्रवाती तूफान कहते हैं। 118 से 165 तक हो तो उसे बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान कहते हैं। 166 से 220 तक हो तो उसे अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान कहते हैं। और यदि 220 से अधिक की गति हो हवाओं की
तो उसे सुपर साइक्लोनिक स्मार्ट स्टॉर्म कहते हैं। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। तो अब ये जो तूफान है उसकी गति रहेगी 63 से 117 वाली, यानी इसको नाम दिया गया है गंभीर चक्रवाती तूफान। यह है 20 मई को बंगाल के तट पर टकराएगा। उसके बाद है छठा प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? विकल्प हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। तो सही उत्तर है 4 वर्ष, क्योंकि 16 मई 2016 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था और एक रिपोर्ट के अनुसार 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दिए जा चुके हैं, यानी डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत गैस सिलेंडर उन लोगों तक पहुंचाए जाते हैं जो निर्धन और अति निर्धन तबके के हैं। उसके बाद है 7वां प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा सुपर ग्रह की खोज की गई है? विकल्प हैं अमेरिका, चीन, जापान या न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प न्यूजीलैंड। यह ग्रह पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है। इसे ठंडा ग्रह कहा जा रहा है, यानी इसमें जो पानी है वो तरल अवस्था में न होकर बर्फ के रूप में ही होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और वैज्ञानिकों ने इसे भविष्य का गोल्डीलॉक जोन कहा है, यानी ये जो ग्रह है सुपर ग्रह खोजा गया है इसे गोल्डीलॉक जोन ग्रह कहा है। अब गोल्डीलॉक जोन ग्रह क्या होता है, यानी गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? तो एक तारे के चारों तरफ का स्थल जहां तापमान तरल अवस्था में हो और पानी को सुरक्षित रखता हो तरल अवस्था में ही, उसे गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। इस ग्रह की दूरी पृथ्वी से 111 प्रकाश वर्ष है, यानी यह है पृथ्वी से 111 प्रकाश वर्ष दूर है, जहां पहुंचना कठिन है, यानी आसानी से जहां पर नहीं पहुंचा जा सकता। उसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न, नाबार्ड ने 1500 करोड़ की मंजूरी किस राज्य को दी है? नाबार्ड के द्वारा 1500 करोड़ की मंजूरी किस राज्य को प्रदान की गई है? विकल्प हैं गुजरात, राजस्थान, झारखंड या पंजाब। तो इसका सही उत्तर है वो है पंजाब, 4 नंबर विकल्प। पंजाब को नाबार्ड के द्वारा 1500 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यदि पंजाब की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। उसके बाद है आज का अपना 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? विकल्प हैं MHRD, DRDO, NDMA या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है नंबर 3 विकल्प NDMA। NDMA के द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। यदि अपन बात करें NDMA की तो इसका अर्थ होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इनके द्वारा उन लोगों के लिए जो वर्तमान लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए, उनके पास विशेष प्रकार की सहायताएं पहुंचाने के लिए
और उनकी आंदोलनों की जानकारी को अपडेट करने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। उसके बाद है 10वां प्रश्न, चरण पादुका पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? विकल्प दिए हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मणिपुर। चरण पादुका पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या मणिपुर। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने उन मजदूरों के लिए जो पैदल ही अपने राज्य और अपने घरों की ओर चल पड़े हैं को मार्ग में चप्पल देने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया है। यानी पैदल चलते समय पैरों में चप्पल पहनने हेतु उन्हें चप्पल देने के लिए इस कार्यक्रम को यानी पहल को प्रारंभ किया गया है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए थी। जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी जो मास्क बनाने के लिए थी। शहरी क्षेत्र की महिलाओं को उनके लिए 11 रुपये प्रति मास्क दिए जाने थे। छात्रों के लिए टॉप पेरेंट योजना और रेडियो स्कूल योजना भी प्रारंभ की गई थी। और देश का पहला राज्य जहां मिड डे मील देना प्रारंभ किया जा चुका है। यहाँ की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। उसके बाद है आज का 11वां प्रश्न, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? यानी पहले जो एफडीआई मात्र 49% था, 49% था, अब उसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? वो विकल्प हैं 74%, 72%, 80% या 60%। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 74%। एफडीआई क्या है? तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी कंपनियां भारतीय रक्षा क्षेत्र में 74% तक अपना पैसा लगा सकती हैं और लाभ कमाकर अपने देशों में ले जा सकते हैं। वो होता है एफडीआई। तो रक्षा क्षेत्र में अब एफडीआई कितना हो चुका है? 74%। यदि हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह ने, आपको ध्यान होगा, कुछ दिनों पहले लेपू लेक दर्रे पर एक रोड का उद्घाटन किया था ताकि यात्रा करने वाले लोगों को आसानी मिल सके, सुविधा मिल सके। उसके बाद है 12वां प्रश्न, भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? विकल्प है नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। कुछ दिनों पहले नेपाल को दवाइयां प्रदान की गई थी और अब 30,000 टेस्ट किट भी प्रदान किए गए हैं। उसके बाद है 13वां प्रश्न, राजस्थान के कितने ज़िले संपूर्ण ग्रीन जोन में हैं? यानी जहां पर रेड जोन बिल्कुल भी नहीं है, यानी आप ये कहें कि कोविड-19 के केस है ही नहीं, पूरा राज्य ही ग्रीन जोन में है। तो 2 राज्य हैं कि 4 हैं कि 7 हैं कि 9 हैं? तो इसका सही उत्तर है 2 जिले। राज्य में 2 जिले ऐसे हैं जो संपूर्ण ग्रीन जोन में हैं। कौन कौन से? गंगानगर और बूंदी, जिनमें केवल ग्रीन जोन ही है। तो ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकेगा आगे कि चौथे लॉकडाउन में राजस्थान में कुल कितने जिले संपूर्ण ग्रीन जोन में घोषित किए गए थे? तो 2, गंगानगर और बूंदी। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गिफ्फी का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है?
विकल्प हैं फेसबुक, गूगल, ट्विटर या अमेजन। इसके साथ ही आज की वार्ता अपनी समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।